मकसद के अच्छा आलोक पांडे जी, बातें होती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी स्थितियां बनती हैं क्योंकि यहाँ जिक्र ये हुआ कि जब सबका साथ सबका विकास का जिक्र उन्होंने किया, तो कई ऐसे अलग अलग देशों के साथ जो स्थिति हैं, समझौते हैं, वो नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, टेबल पर आने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या वाकई में सामंजस्य जो है वो बैठ सकता है G20 के माध्यम से, जो कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए हेमंत जी, भारत तो सदियों से सबके साथ समन्वय बनाता रहा है। दुनिया के हर संस्कृति के साथ हमने समन्वय बनाया, लगभग दुनिया के हर देश के साथ हमने समन्वय बनाया। आज अभी वर्तमान में देख लीजिए, अमेरिका जो है वो भारत का मित्र है और रसिया भी भारत का मित्र है। यानी दुनिया के दो अलग अलग ध्रुव जिनको लेकर के लड़ाई हो रही है, वो भी दोनों भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। बिल्कुल। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सबके साथ समन्वय बना सकता है। हेमंत जी, एक बात और, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, वो लोकल से ग्लोबल हो रहा है। हाँ। अभी तक भी इंडिया के अंदर इसे लागू कर रहे थे, लेकिन ग्लोबली ये नारा दे दिया जी। अब हमने इसे ग्लोबल कर दिया है, ग्लोबली इसको एक्सेप्ट करवाएंगे और इससे धरती जो है ज्यादा पीसफुल तरीके से रह पाएगी, ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा पाएगी। जो हथियारों की होड़ में हम पैसा खर्च करते हैं, अगर भारत ग्लोबल लीडर बनता है तो उतने हथियारों की संभवतः आने वाले सदी में या आने वाले दशकों में उतनी शायद जरूरत ही न रह जाए धरती को। युद्ध की धरती से हम शांति की धरती की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए भारत का साथ आगे होना जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल जी जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि G20 आप देखिए, केवल ऐसा नहीं भारत ने किया था, भारत ने 140 करोड़ लोगों को G20 से जोड़ दिया। इसके पहले जितने भी मीटिंग होती थी G20 की, वो केवल ऑफिसर्स की मीटिंग होती थी। अब ये G20 ऐसा है कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में कल्चरल प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम, करोड़ों लोगों को भारत ने G20 के साथ जोड़ा, पूरी धरती को 142 करोड़ लोगों के साथ जोड़ दिया। तो ये भारत की बड़ी सफलता है कि जो एक छोटा सा प्रोग्राम या एक अनइंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता था, उसको एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज किया और पूरी धरती को भारत से पूरे कनेक्ट कराया और ये बताया, इवन ये तक बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है भारत में। दुनिया के G20 के लोग आए, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखने गए और न केवल देखने गए बल्कि उनको उसमें रुचि दिखाई कि उसके साथ भारत के साथ वो इंपोर्ट करें उन प्रोडक्ट्स को या भारत के साथ आयात करें उन प्रोडक्ट्स को। हाँ, नहीं, लेकिन रशिया की दूरी, चाइना की दूरी, लेकिन उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो वॉर को लेकर जो एक आर्थिक नुकसान होता है, आर.के. भार्गव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जो आर्थिक नुकसान, लेकिन आलोक पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक पांडे जी, अगर हम इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल तरीके से समझें, ग्लोबल पॉलिटिकल तो खैर पॉलिटिक्स तो अलग बात है, लेकिन अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, अभी हमने देखा राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर दिया गया। ये एक स्थिति बनी हुई है कि राहुल गांधी ने बताया कि जो दरअसल पश्चिमी मीडिया में छपा है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रशिया हालांकि इसको लेकर काउंटर भी कर रहा है, रशिया का मीडिया इसको लेकर काउंटर भी कर रहा है। गरीबी का जिक्र होना शुरू हो गया कि झुग्गी झोपड़ियों को आपने ढहा दिया, उसके बाद एक बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं। ये क्या जरूरी है ऐसे वक्त पर? नहीं, देखिए, विपक्ष को ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए जिससे हमारी विदेश नीति पर उसका प्रभाव पड़े। अभी 2014 के पहले तक भारत में एक समन्वय था कि हम विदेश नीति में एक जैसी बात करते, लेकिन इधर पिछले 9-10 सालों में हमने देखा कि विदेश नीति में उस समन्वय की कमी है। जब घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं का, जो कि हमारे इंटरनल मैटर की है, बिल्कुल कभी भी परिचर्चा इसके पहले नहीं करते रहे। अब राहुल गांधी जी की बात रही, वो अभी यूरोप में है और यूरोप में वो चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि वो भारत के एक विपक्षी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, जिसने भारत में लंबे समय तक शासन किया, 50 साल तक, जिसने भारत की आजादी दिलाने में एक महती भूमिका निभाई, वो चाइना की तारीफ कर रहे हैं, वन बेल्ट वन इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं। यदि पहले उन्होंने पूरी तारीफ कर डाली, फिर उन्होंने भारत के पास तो ऐसा कोई एक मिशन नहीं है, एम्बिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की आलोचना करते करते कहीं राष्ट्र की आलोचना ना करने लगे। और मैं ये राष्ट्र की आलोचना की ओर ही इशारा है, जहां पश्चिमी मीडिया को जवाब देने के लिए रशिया जो है वो सामने आता है, वो काउंटर करता है, और वहीं हिंदुस्तान के अंदर ओपोजिशन में बैठे हुए लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरीके का प्रचार करें कि आप गरीबी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, विदेशी मेहमानों से छुपा नहीं सकते, आप छुपा रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट सामने आया। देखिए, भारत 142 करोड़ लोगों का देश है
इसमें आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ गए हैं। अभी हमने 13.5 करोड़ लोग मल्टीपल पॉवर्टी से बाहर निकले। क्यों? गरीब, देखिए पहले सेंसेक्स, ये पहले पैरामीटर ये होता था कि 1800 कैलोरी गांव में और शहरों में, और 2100 कैलोरी गांव में जो भोजन कर लेता था वो गरीब नहीं है जी। अब उससे आगे का हमारा पैरामीटर आया मल्टीपल डायरेक्शन, इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, और भी अच्छा आवास है। इस आधार पर हमने से 13.5 करोड़ लोगों को उस गरीबी से निकाल करके और मिडिल क्लास में शामिल किया है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश जिनकी पॉपुलेशन ही 13.5 करोड़ है, हम 142 करोड़ हैं। इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा। तो अगर हमारे देश में कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। जो पिछड़ गए हैं उनको हम आगे लेकर के आएंगे। पिछले 1.5 से 2 सालों में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया है। फिर वो हंगर इंडेक्स की बात करते हैं। हंगर इंडेक्स में मैंने कई बार कहा, और ये इस बात की मानगी है कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से जो G20 को 21 में कन्वर्ट करने का जो प्रयास उनकी ओर से किया गया, ये उस बात को तस्दीक करता है कि गरीब देशों या फिर उसके बारे में जो सोच दरअसल पहले अलग थी, तो अफ्रीका का अगर हम जिक्र करें, उस सोच को बदलने की दिशा में ये कदम उनकी ओर से उठाया गया G20 के अंदर। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आलोक जी हमारे साथ। और पर आलोक जी, ये पहला सेशन जो है वो वन अर्थ पर था, जो कि समाप्त हो गया। अब दूसरा सेशन जो है वन फैमिली पर जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया। किस तरीके से देखें वन अर्थ और फिर वन फैमिली, और फिर उसके बाद कल का अगर सेशन का जिक्र करें तो वन फ्यूचर का जिक्र उन्होंने किया है, ये थीम रखी है इस बार G20 की। देखिए, वन अर्थ बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल चीजों पे आएगा। वन अर्थ में देखिए, धरती की सबसे बड़ी समस्या इसमें जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के आएगी। हाँ, ठीक है, धरती का बढ़ता टेम्परेचर बहुत बड़ी समस्या है, तो इससे भी जूझना है। रशिया यूक्रेन वार एक समस्या है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा ध्यान इस समस्या की तरफ ज्यादा है, क्योंकि इससे भी एक बड़ी समस्या है जिसका ध्यान हमें लगता है कि इंडिया आकर्षित करेगा, वो है चाइना और चाइना की बढ़ती एरोगेंसी। रशिया उतना ताकतवर राष्ट्र नहीं रहा कि वो अपनी तरह से धरती को चला लेगा। रशिया तो कह रहा है कि मेरे देश बॉर्डर पे नाटो ना है, लेकिन चाइना तो पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहा, दूसरे नंबर की इकोनॉमी है। और अगर कोविड नहीं आया होता तो तो अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 इकोनॉमी बन जाता। और नंबर 1 इकोनॉमी के साथ वो लॉबिंग करेगा और पूरी धरती को बहुत ही एरोगेंट तरीके से चलाएगा। तो सारा ध्यान चाइना की तरफ होना चाहिए। रशिया यूक्रेन समस्या वो समय के साथ अपने आप सॉल्व भी हो सकती है, लेकिन चाइना की समस्या जो है ये एक बड़ा विकराल रूप लेगी। चाइना क्योंकि नहीं, हम चर्चा करते थे आलोक जी, तो ऐसी स्थिति थी कि चाइना को अलग थलग कर दिया, लेकिन G20 में तो वो खुद नहीं वहां पर शामिल हुआ, वो ऑलरेडी अलग थलग है। ये स्थिति है क्या? हमने अलग थलग किया तभी तो नहीं आया। चाइना के जब राष्ट्रपति यहाँ नहीं आते हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं। जब हम कमजोर होते हैं तो हम उन लोगों से मिलना बंद कर देते हैं जो हमसे ज्यादा ताकतवर थे। बिल्कुल। जब वो ब्रिक्स में जा सकते हैं और G20 में नहीं आ रहे हैं, जहाँ दुनिया का 70-75% ट्रेड होता है, जहाँ दुनिया की 66% पॉपुलेशन उन देशों पे रहती है, जहाँ 80% से ज्यादा GDP कवर होता है, तो चाइना की कमी है। भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर चाइना नहीं आता है। एक अपने आप कहावत है कि सूरज की तरफ अगर हम थूके भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो थूक उसी के ऊपर आता है। बिल्कुल। तो भारत धरती का उगता हुआ सूरज है, चाइना उसे नहीं रोक सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आलोक जी, ये बात क्या संभव है कि बिना चाइना के आगे बढ़ा जाना अब बहुत ज्यादा आसान हो चला है? उस दिशा में भारत जो है वो लगातार इस पर काम कर रहा है और अमेरिका भी इसके साथ खड़ा है, ये स्थिति है। नहीं, चाइना के साथ वर्तमान में तुरंत ब्रेकअप तो नहीं हो सकता, लेकिन धरती इस बात के लिए तैयार हो रही है कि चाइना का विकल्प बहुत जल्द हमें ढूंढना होगा, और वो अल्टरनेटिव सिर्फ भारत है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में कोविड ने सारी चीजें बदल दी, वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक दो देशों के हिसाब से नीतियां नहीं बनती। इसलिए चाइना पूरी दुनिया के साथ उसके आर्थिक संबंध थे, चाइना से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन कोविड के बाद जो चाइना की खलनायक वाली छवि आई है, उस छवि के बाद सारे देशों को बहुत नुकसान हुआ है। तो दुनिया की सारी वैश्विक शक्तियां इस बात को मानने के लिए बाध्य हुई हैं कि हमें चाइना का विकल्प किसी कीमत पर चाहिए, और वो विकल्प
भारत बनने के लिए तैयार है। और दूसरा ये कि भारत क्योंकि एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, भारत में ऑटोक्रेसी नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम को न केवल बात करता है बल्कि जीता है। भारत किसी देश पर आक्रमण स्वयं नहीं करता है। तो भारत के विकसित होने पर, भारत के मजबूत होने पर दुनिया में कहीं युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन चाइना के मजबूत होने पर युद्धरत हो जाएगी धरती। तो इसलिए धरती चाइना के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है। दुनिया की विश्व शक्तियां चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो भारत के साथ कंफर्टेबल है। इसलिए अब 21वीं सदी भारत की सदी होगी और G20 से इसकी शुरुआत है। बिल्कुल, और वही बात जो सबसे पहले शुरुआत में अश्विनी राणा जी ने भी कही कि बड़ी चालाकी ठीक है, चाइना नहीं आई, पर मैं